नमस्कार दोस्तों, ये सवाल सबके मन में घूमते हैं कि मेरा लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या बैंक मुझे जेल भेज देगा? क्या रिकवरी एजेंट्स मेरे घर के सामने आकर हंगामा करेंगे? क्या मेरी सारी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे थी वो अब क्या नीलाम हो जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर उस इंसान के दिमाग में 24 घंटे घूमते हैं जो किसी वजह से अपना लोन नहीं चुका पा रहा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम जैसे कि आपकी जॉब लॉस होना, मेडिकल इमरजेंसी या फिर आपका बिजनेस में किसी रीज़न से फेलियर हो जाना आपको तेज़ी से एक डेब्ट ट्रैप की तरफ ढकेल सकता है। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले दिमाग में डर बैठता है। वो डर कानून का डर, इज्जत खोने का डर, बैंक के एक्शन का। आज ये वीडियो आपके इस डर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ और ना ही मैं ये बोलूँगा कि आप लोन लेकर भाग जाओ। आज हम बिल्कुल लीगल, प्रैक्टिकल और आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से समझेंगे कि अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो बैंक लीगली क्या कर सकता है, और उससे भी बड़ी बात एक कि लोन लेने वाले के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। इस वीडियो को हमने 5 बड़े सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या होता है जब आप पहली ईएमआई मिस कर देते हो? सबसे पहले समझते हैं कि बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है। और बैंक कोई आपका दुश्मन नहीं है, बैंक एक बिजनेस है। उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। जैसे ही आपकी ईएमआई मिस होती है, बैंक का कंप्यूटर सिस्टम एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस ट्रिगर करता है। इसको हम कहते हैं एनपीए टाइमलाइन। आपकी ईएमआई ड्यू डेट थी लेट्स से 1st ऑफ मंथ, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की और लोन डिफॉल्ट को तुरंत एनपीए घोषित नहीं करता। इससे पहले 3 स्टेजेस से गुजरता है, जैसे हम एसएमए यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। अगर आपकी कोई ईएमआई ड्यू डेट से 1 से 30 दिन तक की लेट हो गई है तो आपका अकाउंट एसएमए 0 कैटेगरी में चला जाता है। ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद में देखते हैं कि इस स्टेज पर बैंक आपको प्यार से एसएमएस, ईमेल और ऑटोमेटेड कॉल्स भेजता है, प्लीज अपनी ईएमआई पे कीजिए। यहाँ लगता है कि सिर्फ लेट पेमेंट पेनल्टी, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मली जो पर 2% से लेके 4% तक होती है। अगर 30 दिन गुजर गए और आपने एक भी पेमेंट नहीं की तो अकाउंट बनता है आपका एसएमए 1 में। अब कॉल्स थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। बैंक के एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करते हैं, रीजन पूछते हैं और हो सकता है कि सॉफ्ट रिकवरी एग्जीक्यूटिव आपसे मिलने की बात भी करे। ये क्रिटिकल स्टेज है। अगर 60 दिन तक कोई पेमेंट नहीं आई तो 61st डे से लेके 90 डेज तक अकाउंट एसएमए 2 में रहता है। ये बैंक के लिए रेड फ्लैग है। बैंक को समझ आ जाता है कि बोरोवर सच में किसी बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत में है। अगर कंटिन्यूसली 90 डेज तक बैंक को एक भी रुपया नहीं मिलता, ना ही उसका प्रिंसिपल ना ही उसका इंटरेस्ट, तो 91st डे पर बैंक आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है। कुछ केसेस में जैसे कि एग्रीकल्चर जो लोन होते हैं, जो खेती बाड़ी के लिए हुए लोन हैं, ये टाइमलाइन क्रॉप सीजन के हिसाब से अलग होती है। पर नॉर्मल होम लोन्स जैसे हो गए, पर्सनल लोन हो गए, कार लोन हो गया या आपके बिजनेस लोन के लिए ये स्ट्रिक्टली 90 डेज है। इसमें सिर्फ जो किसान लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है। इसमें एनपीए होने का मतलब
क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनहगार हो गए। एनपीए बैंक की एक बैलेंस शीट की एक टर्म है। इसका मतलब है कि बैंक ने एसेट लोन की कमाई करना बंद कर दिया है। अब यहां से बैंक अपना एक्चुअल लीगल और रिकवरी प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा डिवीजन आता है कि आपका लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। देखिए, सिक्योर्ड लोन वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन में बैंक के पास में क्या पावर होते हैं जानते हैं। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट के मामले में सबसे बड़ा डिफरेंस इस बात से पड़ता है कि आपने किस तरीके का लोन लिया है। चलिए दोनों को डिटेल में समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन में क्या एक्शन लेता है बैंक और सिक्योर्ड लोन में क्या एक्शन ले सकता है आपके अगेंस्ट में। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिक्योर्ड लोन से। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब यह है कि आपने बैंक से जो पैसा लेने के बदले में अपनी कोई कीमती चीज जैसे कि आपका घर, गाड़ी, सोना बैंक के पास गिरवी रखा है। अगर आप सिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक के पास एक बहुत ही ताकतवर कानून होता है जिसे कहते हैं सरफेसाई एक्ट 2002। सरफेसाई एक्ट 2002, इस कानून के तहत बैंक को आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक लीगल प्रोसेस होती है। एनपीए होने के बाद बैंक आपको फॉर्मल 60 डेज नोटिस भेजता है। इस नोटिस में लिखा होता है कि आप अगले 60 दिनों के अंदर अपना पूरा ड्यूज क्लियर करें, नहीं तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन ले सकता है। 60 दिन के अंदर आपके पास पूरा हक है कि बैंक को रिप्लाई करें। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे कि आपका गलत कैलकुलेशन हुआ हो या टेम्पररी आपका जॉब लॉस हो गया हो, तो बैंक आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। बैंक को भी इसका जवाब 15 डेज के अंदर देना होता है। अगर आप 60 दिन में पैसा नहीं भरते हैं या आपका रिप्लाई बैंक रिजेक्ट कर देता है जो भी आपने रीजन दिया है, तो बैंक एक नोटिस जारी करता है आपके खिलाफ। इसका मतलब है कि बैंक अब प्रॉपर्टी का फिजिकल और सिंबॉलिक पोजीशन ले रहा है। डीएम के ऑर्डर के बाद पुलिस फोर्स की मदद से प्रॉपर्टी को लॉक किया जा सकता है। पोजीशन लेने के बाद बैंक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए 30 डेज पब्लिक ऑक्शन नोटिस निकालता है। प्रॉपर्टी बिकने के आखिरी दिन तक भी अगर आप बैंक का पूरा पैसा और लीगल चार्जेस चुका देते हैं तो बैंक को आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस करनी होगी। अनसिक्योर्ड लोन में बैंक के पास कोई कोलेट्रल नहीं होता है। इसका मतलब बैंक आपके घर या गाड़ी डायरेक्ट नहीं उठा सकता। तो फिर अनसिक्योर्ड लोन में बैंक क्या करता है? बैंक कोर्ट में आपके खिलाफ पैसे रिकवरी का एक सिविल शूट फाइल कर सकता है। लोन एग्रीमेंट में अक्सर एक क्लोज होता है। ध्यान से सुनिए, ये सबसे डेंजरस पार्ट है। अगर आपने लोन लेते वक्त कोई भी पोस्ट डेटेड चेक दिया था या ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर करके आपने बैंक को दिया हुआ है, या फिर आपने ईसीएस या नेच मैंडेट साइन किया था और वो बैलेंस ना होने की वजह से बाउंस हो जाता है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस केस में आपको जेल हो सकती है अप टू 2 इयर्स और फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो क्या अनसिक्योर्ड लोन ना देने पर सीधे जेल हो जाती है? जवाब है नहीं। सिर्फ लोन डिफॉल्ट करने पर इंडिया में कोई जेल नहीं होती है। जेल तब होती है जब आप चेक बाउंस होने पर भी कोर्ट के समन्स को इग्नोर करते हैं या कोर्ट के सामने
पैसा होते हुए भी ना देने वाले साबित हो जाते हैं और कोर्ट के ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है, रिकवरी एजेंट्स। अक्सर देखा गया है कि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स लोगों को बदनाम करने की धमकी देते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करके और घर पर आकर बदतमीजी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आरबीआई ने इनके लिए बेहद स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई हुई है। अगर कोई एजेंट इन रूल्स को तोड़ता है तो बैंक पर लाखों रुपए का जुर्माना लग सकता है और उनके लाइसेंस तक कैंसिल हो सकते हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पर आता है और कॉल करता है तो उसके पास बैंक का ऑथराइजेशन लेटर और खुद का आईडी कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं दिखाता तो आपका उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट्स आपको कभी भी आधी रात को कॉल या विजिट नहीं कर सकते। आरबीआई के मुताबिक कॉल करने या घर आने के समय स्ट्रिक्ट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच में ही होना चाहिए। इसके पहले या बाद में किया गया कोई भी कॉन्टैक्ट इलीगल हैरेसमेंट माना जाएगा। वो करके आपके लोन के बारे में नहीं बता सकते, वो आपको गाली गलौज या धमकी या किसी भी तरीके का मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते। हैरेसमेंट के खिलाफ एक्शन कैसे लें? जब भी कोई एजेंट कॉल करके या घर आए उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें। ये आपके पास एक बड़ा सबूत होता है। सबसे पहले उस बैंक को रिटर्न कंप्लेंट भेजें, साथ में रिकॉर्डिंग अटैच करना बिल्कुल ना भूलें। अगर बैंक 30 दिन के अंदर एक्शन नहीं लेता तो आप आरबीआई के cms.rbi.org इन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है। अगर कोई भी फिजिकल वायलेंस या थ्रेट मिलता है तो तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर आप हैरेसमेंट और क्रिमिनल इंटीमेडिएट का केस दर्ज करवाएं। याद रखिए, आप एक डिफॉल्टर हो सकते हैं लेकिन आप एक क्रिमिनल नहीं हैं। इंडिया का संविधान हर एक सिटीजन को राइट टू लिव विथ डिग्निटी के अधिकार देता है। लोन सेटलमेंट करना सही ऑप्शन है। जब बैंक को लगता है कि पैसा निकलवाना मुश्किल है तो वो आपको एक ऑप्शन ऑफर करता है जिसे कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट, OTS। इसको एक अच्छे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। मानिए आपका लोन 5 लाख का था, बैंक बोलेगा चलो आप हमें 2 लाख रुपए दे दो, बाकी के 3 लाख हम माफ़ कर देंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो सुनते ही ये डील बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं सेटल्ड वर्सेस क्लोज लोन। जब आप पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ चुका देते हैं तो बैंक आपको एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है और आपका लोन स्टेटस क्लोज शो हो जाता है आपके सिबिल रिपोर्ट में। ये एकदम परफेक्ट है। और जब आप कोई सेटलमेंट करते हैं तो बैंक आपको डिस्काउंट तो दे देता है, लेकिन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जो सिबिल रिपोर्ट है आपकी, उसमें लिख देता है सेटल्ड। अब जानते हैं कि सिबिल में सेटल लिखने का क्या असर होता है। लोन का पूरा पैसा नहीं चुका है, अगले 7 साल तक कोई भी दूसरा बैंक आपको नया लोन या क्रेडिट कार्ड देने से मना कर देगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर ये एक ऐसा धब्बा है जो आसानी से नहीं धुलता। और अगर कोई फाइनेंस कंपनी या NBFC आपको अगर लोन देती भी है तो वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करने वाली, ये समझ लीजिए। इसलिए सेटलमेंट को हमेशा आखिरी रास्ते के रूप में ही आप इस्तेमाल करें। अगर लगता है कि
बिल्कुल पैसा नहीं है तभी सेटलमेंट करें, और जब भी करें कोशिश करें कि कुछ साल बाद जब आपके पास में पैसा आ जाए तो बचा हुआ जो भी अमाउंट है वाटेवर आपका, उसे पे करके से क्लोज्ड करवाना ना भूलें। इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों, डर और चिंता किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर आप आज किसी लोन डिफ़ॉल्ट की स्थिति में हैं तो शांति से बैठिए और इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले, भागिए मत। बैंक से छुपने की जगह खुद बैंक ब्रांच मैनेजर से मिलिए और उन्हें रिटर्न में अपनी समस्या बताइए। जैसे कि आपका कोई मेडिकल इश्यूज़ है तो मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, या टर्मिनेशन लेटर या लॉस इन बिजनेस रिपोर्ट। बैंक को दिखाइए कि आपकी नीयत साफ है, बस अभी ईएमआई भरने में थोड़ी दिक्कत है। आप बैंक से ये ऑप्शन मांग सकते हैं। आप बैंक से 3 से 6 महीने का समय मांगे जहां आपको ईएमआई ना भरनी पड़े जब तक आपकी नई जॉब नहीं लगती, या बैंक से कहें कि लोन का टेन्योर बढ़ा दें ताकि मंथली ईएमआई छोटी हो जाए और आप उसे आसानी से भर सके। अगर बैंक ने कोर्ट केस किया है, अगर सपोज लोन ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है आपका और बैंक ने कोर्ट केस किया है, तो आप इस मैटर को लोक अदालत में ले जाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक के पास में, या आप डायरेक्टली भी लोक अदालत में अप्लाई कर सकते हैं। लोक अदालत में दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बेहद कम खर्चे में और बिना लंबे कोर्ट केस के मामला सुलझ जाते हैं। अगर सिक्योर्ड लोन है और लगता है कि ईएमआई भरना नामुमकिन है तो बैंक को आपकी प्रॉपर्टी सीज करने देने से बेहतर है कि आप खुद से उस प्रॉपर्टी को बेचने की परमिशन बैंक से ले, या फिर जब तक आपके पास में पोजीशन तो कोशिश करें आप सेल करें, उससे आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। और अगर सपोज बैंक ने उसने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया तो बैंक अपना पैसा कट करके जो बचा हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। जब आप खुद बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी, बैंक अपना लोन का हिस्सा रख लेगा और बचा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपके पास कई सारे छोटे छोटे हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या इंस्टेंट ऐप से छोटे मोटे काफ़ी सारे 20, 25, 50, 30 हज़ार के कई सारे अगर आपने लोन ले रखे हैं, तो किसी बड़े बैंक से एक सिंगल लोन जो लो इंटरेस्ट रेट में मिल जाए लेने की कोशिश करें, ताकि मल्टीपल ईएमआईज का जो चक्र है आपका उससे बाहर निकल सकें। सिर्फ एक ईएमआई रहे, बड़ा लोन हो जाए, उसमें लोन टेन्योर बड़ा होने की वजह से आपकी ईएमआई भी कम आती है और इजीली भर पाएंगे और ईएमआई बाउंसेस नहीं होगी। दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पैसा आती जाती चीज़ है। अगर मुश्किल वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। कोई भी लोन, कोई भी बैंक का नोटिस या कोई भी फाइनेंशियल लॉस आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। हर साल हजारों लोग इस स्ट्रेस की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं। कानून हमेशा उन लोगों की मदद के लिए होता है जो सच्चे हैं और मेहनत करना चाहते हैं। बैंक के पास भी रूल्स है जो उन्हें एक हद तक ही एक्शन लेने की इजाज़त देता है। अपने राइट्स को जानिए, डर से बाहर निकलिए और लीगली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हौसला या हिम्मत मिली है, या आपका कोई दोस्त इस परेशानी से गुजर रहा है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको इस सफ़र में क्या दिक्कत आ रही है और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम मिलकर उनके सॉल्यूशंस ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू।